हमारे अजय शुक्ला जी आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और हम लोग अजय जी चर्चा कर रहे हैं इस वक्त। देखिए, दो मीनू जी और भारत शर्मा जी, ये दोनों राहुल गांधी की पदयात्रा से में शरीक होकर लौट के आए हैं। मध्य प्रदेश में जब यात्रा थी तो निमार में, तो भारत शर्मा जी वहां थे, मालवा निमार में। और अभी इधर दौसा से पहले मीनू जी थी वहां पे। और मीनू जी अपने अनुभवों को साझा कर रही थी और उसके बाद भारत शर्मा जी अपने अनुभवों को साझा कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर चर्चा की शुरुआत में जो हम लिख भी रहे हैं कि राहुल गांधी का मास्टर प्लान, कुछ बातें यहाँ महत्वपूर्ण जो हमने रखी हैं उस पर हम चर्चा को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। पहली बात ये कि रघुराम राजन जो पूर्व गवर्नर हैं, आरबीआई के अर्थशास्त्री हैं और लगातार समय समय पर इस सरकार को सचेत करते रहे हैं, चेताते रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि रघुराम राजन यूपीए की सरकार यानी यूपीए 2 और मोदी गवर्नमेंट पार्ट 1 कह लें तो दोनों में वो गवर्नर रह चुके हैं। 13 से लेकर के 16 तक गवर्नर 4 साल रहे, वो 12 से लेकर 16 तक। तो ये 4 साल का जो उनका अनुभव है, बहुत ही शानदार अनुभव रहा है एज ए गवर्नर। तो देश की स्थितियां परिस्थितियों पर बहुत पैनी निगाह रखते हैं और विदेश की बातें भी बहुत महत्वपूर्ण बातें बताते हुए नजर आए। जब बातचीत दोनों के बीच हो रही थी, उसका 1-2 पार्ट हमने सुनाया भी है इसी कार्यक्रम में शुरुआत में। और उसके अलावा राहुल गांधी ने खुद को महात्मा गांधी से तुलना न करने की बात भी कही है। और साथ साथ उन्होंने अपने लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को यह भी कहा है कि बार बार आप इंदिरा जी, राजीव जी का नाम भी मत लीजिए, क्योंकि उन्होंने जो काम किया था वो है, लेकिन आज हमको क्या काम करना है उसकी बात होनी चाहिए। एक बार फिर से बहुत छोटा 1 मिनट से भी कम की बाइट है, वो सुना देते हैं और चर्चा आगे बढ़ाएंगे। और सीधा आना चाहता हूं फिर अजय जी आपके पास कुछ सवालों के साथ में। जरा एक बार फिर से राहुल गांधी जो नसीहत दे रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं को, अपने लोगों को, जरा सुनिए। दोतासरा जी ने गांधी जी और मेरी तुलना की, यह बिल्कुल गलत है। गांधी जी की जगह कहीं है और मेरी जगह कहीं और है, और तुलना करनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो महान व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश की आजादी के लिए दी, 10-12 साल जेल काटी, तो उनकी जगह कोई और भर नहीं सकता है और उनके साथ मेरा नाम भी नहीं लेना चाहिए, पहली बात। अब दूसरी बात, मैं मेरे कांग्रेस पार्टी के जो मित्र हैं उनसे थोड़ी कड़ी बात कहना चाहता हूं। देखिए, जो राजीव गांधी जी ने किया, इंदिरा गांधी जी ने किया, वो शहीद हुए, उन्होंने जो करना था किया और अच्छा किया। मगर कांग्रेस पार्टी को हर मीटिंग में यह दोहराना नहीं चाहिए। देखिए, महात्मा गांधी जी ने जो किया वो कर दिया। जो इंदिरा गांधी जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने, राजीव गांधी जी ने, सरदार पटेल जी ने जो किया कर दिया, वो अच्छा है। मगर हमें यह बोलना चाहिए कि हम जनता के लिए क्या करने जा रहे हैं, यह ज्यादा जरूरी है। तो अजय शुक्ला जी कह रहे हैं राहुल गांधी जी कि हमें ये कहना चाहिए कि हम जनता के लिए क्या करने जा रहे हैं। एक सीख, एक समझाइश जो है वो यहाँ पे राहुल गांधी दे रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं को, अजय जी। और इसके साथ साथ दूसरी तरफ कल शाम को इत्मीनान से राहुल गांधी और रघुराम राजन देश दुनिया की बातों पर, देश दुनिया के मुद्दों पर, मसलों पर चर्चा करते हुए नजर आए और बहुत गंभीरता के साथ। और सबसे बड़ी बात ये कि चाहते तो राहुल गांधी इस बात को खुद सुनते और आपस में ही रख लेते, लेकिन इसकी प्रॉपर वीडियो रिकॉर्डिंग होती है और इस वीडियो को यूट्यूब के अपने चैनल पर डालते हैं, आईएनसी के चैनल पे भी, राहुल गांधी के चैनल पे भी, और ताकि लोग सुन पाएं, समझ पाएं, सीख पाएं, कुछ उससे अगर पाना है तो पाएं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और यही बात जो है कांग्रेस को कहीं ना कहीं आगे ले जाती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस की जो एक
परंपरा रही है जिसमें गांधी नेहरू से लेकर के आज तक, और उस परंपरा में एक कहीं ना कहीं हमने देखा है कि एक विराम जैसी स्थिति आ गई थी। अब उसको राहुल गांधी की बातों से आपको क्या लगता है कि उस बात को, उस परंपरा को अब आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं राहुल गांधी? कल राहुल गांधी की पदयात्रा के 100 दिन पूरे हो रहे हैं और एक जश्न की तैयारी है जयपुर में, और परसों गहलोत सरकार के 4 साल पूरे हो रहे हैं राजस्थान में। तो एक अलग जश्न में राजस्थान है, और ऐसे में एक बहुत शानदार वहां पर कहें तो रिसेप्शन है राहुल गांधी का। तो पूरा का पूरा एक माहौल, और उस माहौल में एक रिफ्लेक्शन उस माहौल का क्या आपको नजर आता है देश की परिपाटी पे, देश की राजनीति पे अगर देखा जाए तो? देखिए राजीव, जब हम देखते हैं तो राहुल गांधी का ये बयान आप सुनने के बाद में कई पंडित जवाहरलाल नेहरू याद आ जाते हैं। नेहरू जी कहते थे, अब ये बताने का वक्त नहीं है कि हमने क्या किया है, इसके लिए हमें पैसा नहीं खर्च करना है, इसका विज्ञापन नहीं करना है, ये हमें बताना यदि पड़े तो हमारे लिए शर्म की बात है। हमें काम करना है, उसके रिजल्ट देने, और जनता को हम क्या करेंगे, क्या डिलीवर करेंगे इस पर। तो ये बात वो अपने मंत्रिमंडल में भी कहते थे, और उन्होंने यदि संसद की कार्रवाई का आप पुराना वो आर्काइव में जाकर के निकालेंगे तो उसमें भी मिल जाएगा कि उन्होंने कई बार संसद में अपने भाषणों में ये बात कही है। और याद करिए, जब देश आजाद हुआ था तो पंडित नेहरू का जो पहला भाषण था उसमें भी उन्होंने कहा था कि ये आजादी यहीं पूरी नहीं होती, जब तक हर शख्स के, किसी भी शख्स के आंख में आंसू है तब तक ये आजादी नहीं पूरी होती। तो कमोवेश राहुल गांधी ने उन शब्दों को वो किया है कि राजीव गांधी ने क्या किया, इंदिरा गांधी ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया, छोड़ दीजिए। अब ये वक्त है हमें बताने का कि हम क्या करेंगे। तो ये एक बड़ी चीज है, और यही चीज उन्हें नरेंद्र मोदी से बिल्कुल अलग करती है और बड़ा बनाती है। नरेंद्र मोदी ये करते हैं कि मैंने गुजरात बनाया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, अपने अलावा, मैं के अलावा दूसरा कुछ नहीं है। राहुल गांधी क्या कहते हैं? आपने बनाया, आपने किया। प्रियंका गांधी जब हिमाचल में, याद करिए, चुनाव में गई थी तो क्या कह रही थी? आप लोगों ने ये हिमाचल बनाया है। ये नहीं कह रही थी कि मेरी दादी ने बनाया है। तो आप इससे समझिए कि जो सारी चीजें उसके बाद में लगता है कि किस तरीके से एक सोचने का और तरीका है उनका, तो ये उन्हें बड़ा करता है। बहरहाल इसके बाद में राहुल गांधी ने जो लकीर खींची है वो लकीर बड़ी है, और निश्चित रूप से जश्न का भी मौका है, चूंकि 100 दिन पूरे हो रहे हैं इसके भी और गहलोत सरकार के भी। और देखिए कितना खुशकिस्मती है इस यात्रा की कि जब गुरपर्व होता है तो नांदेड़ साहब में होते हैं, जो सिख धर्म के 5 वो है उनमें से एक स्थान है। उसके बाद में जब डॉक्टर अंबेडकर साहब का जन्मदिन होता है तो इत्तेफाक से उसी के पास होते हैं, और अंबेडकर जी के जन्म स्थल जो है उनके गांव ही पहुंचने का उन्हें मौका मिल जाता है। संविधान दिवस, जी जी जी, सॉरी, हाँ, संविधान दिवस पे। और जब वो क्या कहते हैं वहां आ रहे हैं, राजस्थान में है, तो राजस्थान में उनकी सरकार के 4 साल पूरे होते हैं। तो ये एक बड़ी चीज है, ये एक इत्तेफाक है जो बहुत सारे उनको मिलते हैं, और वो बड़े अच्छे अच्छे दिन तमाम जगह पहुंचते हैं, चाहे उज्जैन में हो, चाहे और दूसरी जगहों पे हो। तो बड़ी सारी जगहों पे उनको जाने का जो मौका मिला वो बड़ा अच्छा है। तो इसका मतलब है कहीं कोई ईश्वरीय शक्ति है या जो भी पराशक्ति है वो उनको कहीं ना कहीं उन जगहों से जोड़ रही है और मिला रही है। तो सचमुच ये एक तपस्या है। और इसमें मुझे तो पहले दिन का पता है। जी माफी चाहूंगा, एक बात और जोड़ दीजिए कि 26 जनवरी जो टारगेट है इनका श्रीनगर में तिरंगा फहराना, वो 26 जनवरी का दिन होगा। हाँ बिल्कुल, हालांकि पहले कुछ लेट था, लेकिन अब उनका इरादा है कि थोड़ा हम स्पीड बढ़ाएं, थोड़ा सा तेज चलें, और वहां 26 जनवरी को ही यदि फहरा सकें तो बेहतर होगा।
तो निश्चित रूप से एक बड़ा अच्छा इरादा है और मैं समझता हूं कि इसके लिए तो मैं निश्चित रूप से मतलब खुशी का एक पल होगा कि 26 जनवरी को वहां तिरंगा फहराने का एक मौका मिलेगा। और ये एक बेहतर स्थिति है तब जब कश्मीर का अपना राज्य का दर्जा छीन लिया गया है। वो राज्य जो भारत की आजादी के बाद 27 अक्टूबर 1947 को देश में आजाद हुआ था, जब पीओके पाकिस्तान के कब्जे में जा चुका था, तब वो भारत में मिला था। और उस स्थिति में लांछन कांग्रेस पे लगता है, पंडित नेहरू पे लगता है कि उन्होंने कब्जा करवा दिया, जबकि वो तो पहले ही कब्जा हो चुका था। राजा हरि सिंह तो तब आए थे जब कब्जा हो चुका था उनका। तो बहरहाल उसके बाद में स्थिति ये थी कि जो भी हो, तो आज जब उस पूरी चीजों को लेकर के जब हम बात करते हैं तो निश्चित रूप से राहुल गांधी जिस सकारात्मक दिशा में चल रहे हैं, आज जरूरत कश्मीर में भी सचमुच तिरंगा फहराने की है, दिल से फहराने की है, क्योंकि डर से बंदूकों के साए में फहराने से काम नहीं चलेगा। राहुल गांधी के ही तरह से के माहौल से फहरे और एक सड़क पर चलता हुआ जो जिसे कहेंगे स्टेट्समैन जो है, वो जाके जब फहराएगा तो लगेगा कि हाँ आज नेहरू फहरा रहे हैं। तो ये बिल्कुल एक अच्छी चीज होगी। जी राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और एक और नहीं, जो माहौल है, जो चीज परिस्थितियां बदल रही हैं, स्थितियां बदल रही हैं देश की, देश का जो माहौल बदल रहा है उसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं और क्या यहीं से मास्टर प्लान निकलता है। आना चाहूंगा अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास। अमलेंदु जी, किस रूप में आप देखते हैं? अब जरा हम आते हैं उस दिशा में जिधर राहुल गांधी और रघुराम राजन दोनों की बातचीत हो रही है। 18-20 मिनट की बातचीत है, आधे घंटे की लगभग बातचीत है, और उस बातचीत में तमाम मसलों पे चर्चा की गई है। किस रूप में आप देखते हैं? और जैसा पहले भी मैं कह चुका कि इस बातचीत को, कन्वर्सेशन को आप आपस में कर भी सकते थे, हम और आप बैठे आराम से बातचीत करते हैं, क्या जरूरत है रिकॉर्डिंग की। लेकिन राहुल गांधी इसकी रिकॉर्डिंग करवाते हैं और इसको दुनिया के लिए वहां उपलब्ध कराते हैं ताकि लोग सुन करके और यहां से कुछ चीजें ले पाएं। यही खासियत, और इस खासियत पे आपकी टिप्पणी मैं चाहूंगा इसलिए भी क्योंकि इसमें से जो कुछ निकल रहा है, माइनॉरिटीज की बात कर रहे हैं, एक सवाल, एक बात यहां राहुल गांधी रख रहे हैं जो हम, क्योंकि बहुत कुछ है इसलिए यहां हर बात को अगर रखूंगा तो आधा घंटा सिर्फ उनके बातचीत में चला जाएगा। इसीलिए कि संसद भवन में कुछ गार्ड हैं, उन गार्ड से जब वो पार्लियामेंट का समय होता है, सेशन होता है, राहुल गांधी जाते हैं तो वहां कुछ गार्ड उनके दोस्त बन गए हैं। उनमें से कुछ गार्ड जो हैं वो शेयर खरीदते हैं, शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते हैं, और किसी ने बताया कि मैं अडानी का शेयर खरीद रहा हूं और काफ़ी कमाई हो रही है। ये जिक्र भी यहाँ कर रहे हैं। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं रघुराम राजन कि अगर कई लोग होते हैं लाभ के चक्कर में खरीद तो लेते हैं, लेकिन जब हानि होने लगता है, घाटा होता है तो भयंकर होता है। तो ये बात भी देखिए, बहुत सारी चीज़ें और बहुत इत्मीनान से, बहुत ढंग से 2-4 लोग ही अमीर पे अमीर बने जा रहे हैं और बाकी लोग वही हैं। राहुल गांधी अपने अनुभवों को साझा करते हैं, जिन तमाम लोगों से वो मिल रहे हैं। आप सोचिए कि सड़क पे हम और आप निकलते हैं, 2-4 लोगों से भी मिलते हैं तो हमारे अनुभव में कुछ ना कुछ इजाफा होता है। लेकिन एक इंसान है जो पिछले 100 दिनों से, आज 99वां दिन है, अगर 100 दिन सेंचुरी पदयात्रा की बनाने वाला है, वो लगातार लोगों से मिल रहा है। कितने सारे अनुभव होंगे, जैसा मीनू जी और हमारे साथी भारत शर्मा जी बता रहे हैं। क्या कहेंगे इस पे आप, और कैसे ये जोड़ता है राहुल गांधी के मास्टर प्लान से? देखिए राजीव जी, असल में राहुल गांधी के मास्टर प्लान से जुड़ना तो इसी तरीके से, क्योंकि राहुल गांधी जो भारत जोड़ने की यात्रा पर निकले हुए हैं, तो ये भारत जोड़ने की यात्रा ही अपने आप में एक बड़ा मास्टर प्लान है। तो इसलिए ये मास्टर प्लान से जुड़ता हुआ दिखाई पड़ता है हमको। और जहाँ तक अनुभवों की बात है, राहुल गांधी लगातार अनुभव ले रहे हैं और अपने अनुभव साझा भी कर रहे हैं। दोनों चीजें हैं। एक तो ये होता है कि हम अनुभव लेते हैं और उसे अपने अंदर रख लेते हैं, और अनुभव हम दूसरों के साथ साझा जब करते हैं, और राहुल गांधी देश के साथ जो है वो अनुभव साझा कर रहे हैं। किस तरीके से बच्चों से मिल रहे हैं, बच्चे क्या कह रहे हैं, किस तरीके से बूढ़ों से मिल रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, क्या समस्याएं हैं, वो सब वो जो है वो साझा कर रहे हैं एक तरीके से सब मिला करके।
महत्वपूर्ण बात राजीव जी ये है कि एक तो जिस तरीके से अडानी के शेयर को लेकर के जब राहुल गांधी ने सवाल किया, और उसके बाद जब रघुराम राजन ने कहा कि लोग लालच में पड़ जाते हैं, मतलब आप ये समझिए कि रघुराम राजन ने सिर्फ नहीं बल्कि ये इशारा दिया कि हर्षद मेहता पढ़ मत। एक तरीके से ये इशारा है, कहा कुछ जिनको समझना है वो समझ सकते हैं इसको अच्छे तरीके से कि असल में इशारा क्या है कि हर्षद मेहता किया था, और एक किस तरीके से जहां से अडानी जी के शेयर आते हैं उसके लोग जब उस शेयर बाजार में पहुंचते हैं तो वहां से क्या क्या चीजें होगी, तो एक इशारा दिया। दूसरी चीज ये है कि राहुल गांधी से बात कर रहे हैं, उस पर चर्चा कर रहे हैं, और लगातार अर्थव्यवस्था के मुद्दों पे, दूसरे मुद्दों पर चर्चा करते रहते हैं। तो ये एक इस चीज को दिखाता है राजीव गांधी की सरकार की, आपको भी याद होगा, मुझे अच्छी तरीके से याद है, नई शिक्षा नीति लागू हुई थी। उस नई शिक्षा नीति पर में लगातार लंबी बहस चली, और मैंने उस बहस में कई जगह हिस्सा लिया। जी माफी चाहूंगा, आवाज बहुत डिस्टर्ब हो रही, कट रही है। मैं सीधा आना चाहता हूं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, इसी विषय पे आप क्या कुछ कहते हैं, क्या कुछ समझते हैं, कैसे इसको मास्टर प्लान से हम जोड़ रहे हैं, जरा आप समझाइए। तब तक अमलेंदु जी का जो आजकल पिछले 2-3 दिनों से थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा है, अमलेंदु जी का जो नेटवर्क है, प्लीज डॉक्टर दीपक पाचपोर जी। शुरू करूं जी, अगर मैं शुरू करूं कि उन्होंने कहा कि मेरी तुलना गांधी से मत कीजिए, तो ये बात तो सही है, लेकिन आप देखिए कि भारत में गांधी जो है एक मानक बन चुके हैं। जो भी व्यक्ति थोड़ा भी अच्छा काम करता है लोग उसकी तुलना करने लगते हैं। ये गांधी के प्रति भारत के अनुराग और श्रद्धा दोनों का ही ये संकेत है। आपको याद होगा छत्तीसगढ़ में एक पवन दीवान हुआ करते थे, जब उन्होंने शुक्ला जी के विद्याचंद्र शुक्ला के खिलाफ चुनाव लड़ा तो लोग कहा गया कि पवन नहीं यह आंधी है, छत्तीसगढ़ का गांधी है। फिर अन्ना हजारे जैसे व्यक्ति आए तब कहा गया कि गांधी है। तो गांधी जो है बहुत आते जाते रहते हैं, लेकिन ये बात सही है कि गांधी की तुलना जिस व्यक्ति के साथ की जाती है वो अक्सर संकोच और शर्म से जमीन के अंदर गड़ जाना चाहता है, क्योंकि वो व्यक्ति जानता है कि गांधी कहाँ थे, मैं कहाँ। तो इसलिए गांधी की बात अगर यहाँ छोड़ दी जाए, लेकिन एक बात जरूर है कि नेहरू के साथ मैंने अक्सर तुलना इसलिए की है राहुल गांधी की, क्योंकि राहुल गांधी को भी वही सारी तकलीफें झेलनी पड़ रही जो नेहरू को झेलनी पड़ी थी राजीव गांधी और इंदिरा गांधी के बनिस्बत। खैर यहां भी हम छोड़ दें, व्यक्तिवादी कोई बात करने की बजाय परिस्थिति जन्य बात देखें। तो एक बात मैं जरूर इस बात की तुलना करूंगा कि आज का भारत और स्वतंत्रता संग्राम के पहले का जो भारत है, जिस परिस्थितियों से निकलने के लिए भारत छटपटा रहा था, लगभग वही स्थितियां आज भी हैं। उस समय भी आप देखिए, लेकिन उस समय यह हो रहा था कि जैसे जैसे स्वतंत्रता आंदोलन बढ़ रहा था उसमें एक सबसे बड़ी बात जो हो रही थी कि उसमें वैचारिकता का धीरे धीरे प्रवेश हो रहा था। एक चाहे वो इमोशनल इशू पे शुरू हुआ हो कि हमें आजादी चाहिए, लेकिन धीरे धीरे गांधी, नेहरू, बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने, उद्योगपतियों ने मिलकर भारत जो है आजाद होने के बाद कैसा रहेगा, तो उसमें फिर भूखमरी, बेरोजगारी, बेघर लोगों के बारे में, फिर गांधी ने उसमें ग्राम स्वराज जोड़ा, उसमें बहुत सारा ग्राम सुधार, चरखा आंदोलन, स्वदेशी वस्त्रों के बारे में उन्होंने आंदोलन किए, विदेशी वस्त्रों को जलाओ कहा। तो ये सारी जो वैचारिकता है वो धीरे धीरे शामिल होने लगी। उसके पीछे सबसे बड़ी बात यह थी कि कांग्रेस जो है विद्वान लोगों का एक जमघट था, और जमघट क्या था, वो एक पनघट था। उस समय भारत का संपूर्ण जो बुद्धिजीवी वर्ग है, अर्थशास्त्री हैं, उद्योगपति हैं, जब तक कांग्रेस के घाट पर नहीं जाते थे ना उन्हें मान्यता मिलती थी, ना उन्हें ज्ञान मिलता था। मैंने एक फोटो अभी अपने प्रोड्यूसर को भेजा है, अगर आप उन्हें कहें तो उसको दिखाएंगे। आज का जो रघुराम राजन के साथ ये जो फोटो मैंने अभी भेजी, ये अद्भुत फोटो है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान की। नेहरू जैसा व्यक्ति जो कई किताबों का लेखक है, वो देखिए एक महाविद्वान के सामने किस विनम्रता के साथ बैठा है, वो सुन रहा है। मुझे आज राहुल गांधी जो है वो इस तस्वीर के बड़े निकट मुझे नजर आए। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, अब मुझे यह खुशी है कि 100वें दिन पहुंचते पहुंचते भारत जोड़ो यात्रा जो है उसमें वैचारिकता का प्रवेश हो रहा है, बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग उसमें शामिल हो रहे हैं। ये जो है ये असली ताकत इस आंदोलन की रहेगी। बाकी जो है वो सब दृश्य बिंब है। बहुत अच्छा वहां पे गाना बजाना हो रहा होगा, लोग झंडे लेके चल रहे हैं, उनके टी शर्ट, उनके जूते, ये सब जो है ये गौण है। असली बात है कि भारत जोड़ो यात्रा भारत को क्या देने जा रही है, अब उसका प्रवेश जो है मुझे ऐसा लगता है कि अब यहाँ से
शुरू हो रहा है। अब एक तरफ देखिए, तो भारतीय जनता पार्टी के पास कौन कौन से बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, उन अर्थशास्त्रियों के नाम भी सुन लीजिए। श्री श्री रविशंकर, सनी देओल, वीरेंद्र सहवाग, और सबसे बड़े उनके जो अर्थशास्त्री हैं वो इतिहास में एमए है, शक्तिकांत दास साहब। और दूसरे साहब रघुराम राजन जैसा व्यक्ति जो आरबीआई का गवर्नर रहा, विदेश में जिसके बारे में बातें होती हैं, अभिजीत बनर्जी, ये सब लोग जो हैं इनके साथ हैं। तो ये बता रही है कि हमने जो एक खोखला भारत तैयार किया गया था उसको एक ठोस रूप में बदलने का काम जो है राहुल गांधी की ये जो पदयात्रा है ये जा रही है। इसलिए इस भारत जोड़ो यात्रा से अब मैंने भी बहुत ज्यादा उम्मीदें जगानी शुरू कर दी। मैं इंतजार कर रहा था, हालांकि ऐसा नहीं कि मैं उससे बिल्कुल निराश था या मैं मान रहा था कि इससे कुछ नहीं होगा ना। मैं जानता था कि 150 साल तक अगर एक व्यक्ति चलेगा, 150 साल तक पूरा भारत चलेगा, तो निश्चित रूप से वो कुछ न कुछ गेन करेगा, क्योंकि भारत जो है उसकी असली ताकत जो है वो सड़क पर है, जनपथ पर है, ना कि राजपथ पर है। भारत आज इस समय राहुल गांधी के जरिए जनपथ पर चल रहा है, और निश्चित रूप से ये मास्टर प्लान जो है, वीडियो खराब हो गया, आवाज थोड़ी कट रही थी इसलिए, वरना इन्होंने बहुत अच्छी बात कही अमलेंदु जी ने कि इस भारत जोड़ो यात्रा है वो अपने आप में मास्टर प्लान है, वो बहुत बड़ा प्लान है। वैसे ही है जैसे गांधी की चाहे नमक आंदोलन हो, चाहे किसान आंदोलन हो, जो यात्राएं थी वही उसके मास्टर प्लान हुआ करते थे गांधी जी के। हालांकि हम फिर वो तुलना करने लग गए हैं, वो एक गलत बात है, लेकिन ये बात तो सही है कि यही छोटे छोटे जो टुकड़े थे उन्होंने ही मिलकर हमें आजादी दिलाई थी। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी की 150 दिन के बाद ये जो यात्रा पूरी होगी, तो कहां वो होंगे हम नहीं जानते, लेकिन भारत उस जगह से बहुत आगे रहेगा जहां पर आज खड़ा है, जहां पर आज वो समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, धर्मनिरपेक्षता, इसके लिए जो छटपटा रहा है उससे बाहर निकलने की कोशिश करेगा। और इस समय भारत जिस अंधेरे में है उसको रोशनी की ओर ले जाने का काम जो है ये भारत जोड़ो यात्रा कर रही है। राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। 150 दिन की यात्रा जो है अब 130 दिनों में तब्दील होने जा रही है। 130वें दिन उम्मीद है कि ये श्रीनगर में होंगे, लाल चौक पे झंडा फहराएंगे। खैर, आना चाहता हूँ मीनू जी आपके पास, और आप पहले भी कह रही थी कि रघुराम राजन और राहुल गांधी के बीच जो बातचीत है उस पर आप कुछ बात अपनी रखना चाहती थी। वहीं से शुरुआत करते हैं और कैसे इसको हम देखते हैं, कैसे राहुल गांधी एक मास्टर प्लान जो है वो पेश करते हुए नजर आ रहे हैं इस देश के सामने। जी राजीव जी, देखिए रघुराम राजन का इस यात्रा में आना एक इन अ वे कांग्रेस की जो आर्थिक मोर्चे की जो नीतियां हैं उनका एक जीता जागता, एक चलता फिरता एक जो नमूना है वो सामने आया है। जो रघुराम राजन जो आर्थिक विषयों के ऊपर जो उनकी सोच है वो कांग्रेस ने बता दिया है कि वो उन नीतियों को फॉलो करेगी यदि सत्ता में आई तो। और इस चीज को जो आप बार बार पूछ रहे, बार बार आप कह भी रहे हैं कि भाई प्राइवेटली भी हो सकती थी ये बात, लेकिन राहुल गांधी ने उसको पब्लिक के लिए ओपन किया कि भाई सब सुने। तो उसका सीधा मकसद ही यही था कि ताकि इसके जरिए आम जनता को मालूम चले कि कांग्रेस की आर्थिक नीतियां क्या है। क्योंकि बार बार ये पूछा जा रहा है कि भाई भारत जोड़ो तो ठीक है, इसके अलावा और क्या विजन है, जबकि कांग्रेस के जो 3 उद्देश्य हैं भारत जोड़ो यात्रा के, उसमें एक उद्देश्य आर्थिक भी है, उसमें आर्थिक विषमता को दूर करने वाला उद्देश्य है। तो वो उसके ऊपर आर्थिक विषमता के अलावा जो आर्थिक ग्रोथ है, जो हमारा प्रगति है, उसके ऊपर रघुराम राजन बहुत डिटेल में बात करते हैं और क्या कमियां हैं उनको कैसे सुधारा जा सकता है और फ्यूचर का रोड मैप क्या होगा। आपने एक चीज इसमें कितनी बहुत इंपॉर्टेंट कही है रघुराम राजन ने कि हमें पूंजीवाद को त्यागना नहीं है, कि एमएसएमई की ग्रोथ के लिए वो जरूरी है, लेकिन मोनोपोली जिसको क्रोनी कैपिटलिज्म कहते हैं जो कि आज चल रहा है, क्रोनी कैपिटलिज्म यानी 2-3 लोगों के हाथ में, 2-3 पूंजीवादियों के हाथ में सारे देश की पूंजी आ गई है और वो ही इस देश को गवर्न कर रहे हैं। तो उसके बदले रघुराम राजन उसके सामने रख रहे हैं कि मतलब स्प्रेड हो, और भी हैं उद्योगपति इस देश के अंदर, तो वो सबके हाथ में थोड़ा थोड़ा आए ताकि सभी लोग इस देश की ग्रोथ का हिस्सा बने। और रघुराम राजन इस देश के रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे हैं, जैसा आपने इंट्रो में बताया भी था।
तो वो जो उन्होंने उस वक्त भी जो डिमोनेटाइजेशन के लिए उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही थी, जब ये डिमोनेटाइजेशन हुआ भी नहीं था, अंडरवे था, तो उन्होंने कही थी जो कि आज अभी चर्चा में नहीं आ रही है। उन्होंने यही कहा था कि इस देश की जनता बहुत होशियार है, वो ये कह रहे हैं हम कि काला धन इससे खत्म कर देंगे, वो कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकालेगी कि सारे नोट वैसे ही वापस आ जाएंगे, मतलब उसमें कुछ आपका काला धन निकल के आने वाला ही नहीं है। वो बात आज अगर याद की जाए, उनका वो कोटेशन निकाला जाए तो वो सामने आ जाएगा। तो जो ये बड़े दूरदर्शी नेता लोग हैं, और जो अभी मेरे से पहले भी पैनलिस्ट कह रहे थे कि कांग्रेस के पास इकोनॉमिस्ट की भरमार है। आप ये देखिए, रघुराम राजन के आते ही खलबली मच गई है भाजपा के खेमे में। आप देखेंगे कल से कि रघुराम राजन के खिलाफ किस किस तरह के वक्तव्य दिए जा रहे हैं कि ये मनमोहन सिंह है कांग्रेस का, ये खुद को मनमोहन सिंह समझते हैं। तो इससे एक तो बात ये सिद्ध होती है कि उनको लगता है कि कांग्रेस की सरकार आ रही है, तभी उन्होंने डर लगा। इनफैक्ट कहने से पहले उन्होंने सोचा नहीं कि इसका असर क्या पड़ेगा। इसका आप मतलब साफ है कि आप सोच रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आ रही है और ये प्रधानमंत्री बनेगा। देखिए, प्रधानमंत्री बने या ना बने, वित्त मंत्री तो अगला तैयार है आपके सामने। तो मेरा यही कहना था कि रघुराम राजन एक जीता जागता नमूना है। कांग्रेस की जो आर्थिक नीतियां भविष्य में होंगी या सत्ता में आई तो तब होंगी, क्या आर्थिक नीतियां हैं, वो सारी चीजें तो बहुत डिटेल की बातें हैं, वो किसी और प्रोग्राम में आप डिस्कस करेंगे तो बिल्कुल बेहतर रहेगा। मैं बिल्कुल ये रही थी। जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। एक बार भारत शर्मा जी आपके पास फिर से आना चाहता हूं। भारत जी, बातें राहुल गांधी और रघुराम राजन के बीच की जो बातचीत है उस पर भी हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ये पहला मौका नहीं है। कई बार, और खासकर आप याद कीजिए पेंडेमिक के समय, जब कोरोना काल में जब लॉकडाउन से देश गुजर रहा था, उस दौरान राहुल गांधी कुछ ऐसे वीडियो साझा करते हुए नजर आए थे और दुनिया के बड़े बड़े विचारकों के साथ, एक्सपर्ट्स के साथ वो बातचीत करते हुए दिखाई दिए थे। किस रूप में आप लेते हैं? एक बौद्धिक पटल पे अगर कहा जाए तो राहुल गांधी अपने आप को बहुत तमाम दूसरे नेताओं से आज के दौर में समकालीन अगर देखा जाए तो बहुत आगे ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। फिर भी राहुल गांधी की छवि कुछ और बना दी गई थी। क्या ये पदयात्रा उस पुरानी जो छवि है, अब उस छवि की बात भी नहीं हो रही है, कर भी नहीं रहे हैं। हम लोगों ने खूब कल पप्पू खूब बातें की, और खासकर सदन के अंदर जो बातें हो रही थी उस पर, लेकिन आज जो बात है वो बात राहुल गांधी की है, और आज के राहुल गांधी की है। और जिस राहुल गांधी के बारे में खुद राहुल गांधी कह चुके हैं, कौन राहुल गांधी, पिछला राहुल गांधी भूल जाओ, उसे मैं भी भूल गया, किस रूप में आप लेते हैं? देखिए राजीव जी, मैंने ये बात पहले भी एक शो में कहा है कि राहुल गांधी बहुत अच्छे लिसनर हैं। जिस समय पिछला इलेक्शन हो रहा था और जो कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी कर रही थी, उससे पहले अलग अलग मुद्दों पे उन्होंने सिविल सोसाइटी के अलग अलग लोगों को बुलाकर डिस्कशन किया था। तो जो कांग्रेस का घोषणा पत्र जो तैयार हुआ था वो किसी एक व्यक्ति की देन नहीं था, उसमें बहुत सारे लोग थे जो अलग अलग विषय के विशेषज्ञ थे। क्योंकि ये बात मैं इसलिए दावे के साथ कह रहा हूं क्योंकि बहुत सारे मेरे परिचित उस मीटिंग में गए थे राहुल गांधी के साथ मिलने के लिए, जो हेल्थ के सेक्टर में काम करते हैं, जो एजुकेशन के सेक्टर में काम करते हैं, या आदिवासियों के मुद्दों पर काम करते हैं। तो राहुल गांधी ने उनके साथ लंबी मीटिंगें करके और उसके बाद जो नोट निकाले थे उसके आधार पर उन्होंने अपना घोषणा पत्र तैयार किया था। दूसरा, राहुल गांधी पिछले चुनाव में एक योजना लेकर आए थे जिसमें वो कैश देने की बात थी। मेरे ख्याल से नियति शायद उसका नाम था, मैं नाम थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा हूं, लेकिन उसमें उन्होंने हर व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को उन्होंने कैश देने की बात की थी। और ये जो पूरा कंसेप्ट था, ये अभिजीत बनर्जी जो जिनको नोबेल पुरस्कार मिला, ये उनका कंसेप्ट था। और ये आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कोरोना के बाद अमेरिका के बहुत सारे शहरों में वहां के जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसने इस तरीके की योजना वहां पर बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार, शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति। कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ hastachep.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ